अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 9। भारत की हाल की आयात नीति के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेजर प्रोविजन ऑफ द रिसेंट इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। नवीन आयात नीति के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। पहला, वास्तविक प्रयोगकर्ता की शर्तें। पूंजी माल, कच्चा माल, मध्यस्थ घटक, उपभोग योग्य कल पुर्जे तथा अन्य माल को वास्तविक प्रयोगकर्ता की शर्त पर आयात किया जा सकता है। पुनः प्रयोग किया गया माल। पुनः प्रयोग किए गए माल को निर्यात आयात नीति के प्रावधानों के अधीन आयात किया जा सकता है। उपहार वस्तुओं का आयात। उपहार वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है। निर्यात आधार का आयात। निर्यात हेतु संवेष्टन के लिए डिज़ाइन, मॉडल्स, जिग्स, पैटर्न, निर्माण मशीन तथा अन्य यंत्रों का आयात बिना लाइसेंस के सीमा अधिकारियों के वैधानिक दायित्व पर निर्यात किया जा सकता है। विदेश के माल का पुनः आयात। पूंजी माल, हवाई जहाज, उनके पुर्जे सहित फुटकर पुर्जे एवं एक्सरसाइज आदि का पुनः आयात बिना लाइसेंस के किया जा सकता है। विदेश में प्रोजेक्ट में प्रयुक्त मशीन एवं यंत्रों का आयात। विदेश में प्रोजेक्ट की संपत्ति के पश्चात CIF के 20% मूल्य के बराबर की प्रयुक्त सामग्री का आयात बिना लाइसेंस के किया जा सकता है। समुद्र में बिक्री। समुद्र में भारत में आयात करने हेतु बिक्री की जा सकती है। पूंजी माल के निर्यात संवर्धन का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणाली का प्रारंभ करते हुए नए पूंजी माल का आयात किया जा सकता है। ये आयात 8 वर्षों में FOB के आधार पर पूंजी माल के CIF मूल्य के 5 गुना अथवा NFE के आधार पर पूंजी का CIF के 4 गुना के बराबर निर्यात दायित्व की शर्तों पर संभव है। यहाँ पर FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड और CIF का मतलब होता है या कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट से है। शुल्क मुक्ति माफी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत 2 कार्यक्रम आते हैं। पहला आता है शुल्क मुक्ति कार्यक्रम, दूसरा आता है शुल्क माफी कार्यक्रम। शुल्क मुक्ति कार्यक्रम निर्यात किए जाने वाले माल में भौतिक रूप से प्रयोग होने वाली निविष्ट को बनाए बिना मूल्य सीमा शुल्क, अधिभार, अतिरिक्त सीमा शुल्क, पतन के विरुद्ध शुल्क तथा सुरक्षा शुल्क के भुगतान के बिना आयातित किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत शुल्क माफी कार्यक्रम में शुल्क रहित पुनः प्रमाण पत्र तथा शुल्क अधिकार पासबुक कार्यक्रम सम्मिलित है। शुल्क रहित पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र DFRC। इस प्रमाण पत्र के द्वारा निर्यातक अथवा उत्पादक को सीमा शुल्क, अधिभार अथवा अन्य अतिरिक्त करों से मुक्त प्राप्त होती है। वह उपरोक्त करों के भुगतान के बिना अपने निर्मित उत्पादों में प्रयुक्त निविष्टों को आयात कर। इस प्रमाण पत्र के द्वारा निर्यात अथवा उत्पाद को सीमा शुल्क, अधिभार अथवा अन्य अतिरिक्त करों से मुक्ति प्राप्त होती है। वह उपरोक्त करों को बिना भुगतान के बिना अपने निर्मित उत्पादों के प्रयुक्त निविष्टों का आयात कर सकेगा। शुल्क अधिकार वापस बुक। यह योजना उन निर्यातकों के लिए प्रारंभ की गई है जो लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिना माल के आयातित प्रयोग होने वाले माल पर लगने वाले सीमा शुल्क के आयात का अप्रभावीकरण स्थापित करना है। EOU, EPZ, ESTP, SPZ, STP इकाइयों द्वारा माल का आयात। ये इकाइयाँ बिना शुल्क भुगतान के सभी प्रकार के माल का आयात कर सकती है। इसके अंतर्गत उत्पादन, सेवाओं तथा व्यापार हेतु समस्त पूंजी माल का आयात सम्मिलित है, परंतु शर्त यह है कि माल प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ पे EOU, EPZ ये मैंने अपने IBO4 में बताया हुआ है, आप वहाँ के प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी निवेश की प्रकृति एवं महत्व का उल्लेख करने को बोला है। तो विदेशी निवेश की प्रकृति एवं महत्व। भारत के पूंजी खाते में विदेशी सहायता के अंतर्प्रभाव में विगत वर्षों में कमी हुई है। इस प्रकार भारत को ऋण लेने एवं विदेशी निवेश के आमंत्रण में से किसी एक का चुनाव करता है, परंतु अब यह प्रतीत होने लगा है कि अगले 1 दशक तक भारत को अपने पूंजी खाते में अतिरिक्त उत्पन्न करने अपने ऋणों और उस पर लगे ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण नीति के विशेष संदर्भ में स्थायी आधार पर चालू खाते में अतिरिक्त की स्थिति निकट भविष्य में भारत के लिए देखने योग्य नहीं हो रही है। अतः भारत की स्थिति उधार लेने एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण के मध्य है। वास्तव में एक देश समामेलित संस्था की भांति एक निर्धारित ब्याज दर पर ऋण लेता है और देश द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज ज्ञात रहता है, जिससे ऋण प्रदान करने वाले देश द्वारा अतिरिक्त शोषण की संभावना नहीं रहती। दूसरी ओर यदि ऋण का प्रयोग उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है तब अवश्य ही पूंजी की उत्पादकता ऋण ली गई राशि तथा उस पर लगे ब्याज से अधिक हो सकती है, परंतु भारत की स्थिति इस पक्ष में नहीं है। उत्पादक द्वारा भारत राशि ऋण
की उत्पादकता ब्याज दायित्व से अधिक नहीं हो पाई है, जिसके फलस्वरूप भारत में 80 के दशक में पुनः भुगतान की समस्या उत्पन्न हुई, जिसने भारत के चालू खाते की भुगतान समस्या की स्थिति को और अधिक खराब कर दिया। इसके विपरीत आर्थिक समृद्धि हेतु विदेशी निवेश को महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि विदेशी निवेश का लाभ यह होता है कि इसमें सारा दायित्व एवं जोखिम निवेशक द्वारा वहन किया जाता है। यद्यपि घरेलू अर्थव्यवस्था एवं विदेशी में किए गए निवेश की जोखिम की मात्रा में अंतर हो सकता है, परंतु गुणवत्ता के आधार पर यह अंतर कम होता है। भारत में भी विनियोग के संदर्भ में अन्य औद्योगिक देशों की तुलना में जोखिम का तत्व कम है, क्योंकि दीर्घकालीन गिरती हुई चक्रीय प्रवृत्ति की संभावना बहुत कम है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विदेशी निवेश द्वारा मेजबान दरों में पूंजी, नवीन प्रौद्योगिकी तथा नवीन प्रबंध का आगमन होता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता रहता है तथा रोजगार के नवीन क्षेत्रों का सृजन होता है। परंतु भारत में स्थानीय उपकरण पर विपरीत प्रभाव की संभावना का भय बना रहता है, क्योंकि सामान्यतः बहुउद्देशीय कंपनियों एमएनसी कंपनीज के निवेश के निर्णय अपने लाभदायकता के आधार पर होते हैं। जो सी बात है, एफडीआई अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगी तो सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखेगी, जो अवधि विशेष देश के तहत हित में नहीं हो सकते। परंतु हाल के वर्षों में देश में उत्पादन, व्यापार एवं वित्तन क्षमताओं में वृद्धि हेतु अंतर्राष्ट्रीय निवेश की आवश्यकता है। मतलब देश में अगर आर्थिक रूप से विकास करना है तो एफडीआई की ज़रूरत है। ये निवेश प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश के रूप में हो सकता है। संक्षेप में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उस समय कहलाता है जब एक देश का निवेशक किसी दूसरे देश में संपत्तियों का अर्जन अपने हितकारी प्रबंध हेतु करता है, जबकि निवेश सूची पोर्टफोलियो में निवेश प्राय वित्तीय स्टॉक, बॉन्ड एवं अन्य वितरण प्रपत्रों, कागजों में किया जा सकता है। विदेशी निवेश दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी निवेश सूची। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों में से अधिक लाभदायक है, क्योंकि इसमें योजना देश में उत्पादन गतिविधियों में सुधार होता है, क्योंकि इससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संभावना अधिक रहती है।